बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत सियासी और आइनी सूरत हाल पर पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। बादज़ा गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में अक्टूबर से कबल इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से बात हो तो वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन मुकदमे की समाअत जो है दोबारा शुरू होने जा रही है कल, और हुकूमती इत्तेहाद ने इसकी बाइकॉट का ऐलान किया है। क्या ये तल्खी ख़त्म होने के इम्कानात हैं या मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कल सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, क्योंकि तमाम दिन जो है वो जब से ये अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो मुख्तलिफ बेंच बन रहे हैं, टूट रहे हैं, मुख्तलिफ तौजीहात सामने आ रही हैं, सब कुछ हो रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस तक पे हम बात कर सकते हैं। अभी ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है, और ख़ास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद भी मैं नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस पे चला जाते हैं बराह रास्त, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद आगे पीछे दाएं बाएं वो तो इतना कोई मैटर नहीं करता जमात। जो इसका ढोल है या अच्छाई या बुराई, ये सारी की सारी वो जानी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें एक बार फिर। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, कल आप ये देखें ना कि कल जो हुकूमती इत्तेहाद जो हुकूमती अरेंजमेंट है, ये जो इत्तेहादी हैं सबका जो इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पोस्टपोन हो गई, क्योंकि कोई फिर ये हुआ कि जी इसको एलामिया को कैसे जारी किया जाए, एलामिया को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर जारी किया जाए, या कोई पीडीएम पे सदारत कौन कर किसने की है, वो पीडीएम का इजलास है या वज़ीर आज़म सदारत कर रहे हैं, तो फिर मौलाना मतलब एक बहरहाल उसमें फिर ये आ गया कि शुरका इतने थे और ये इतने। तो अब ये है कि वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे जी। और उसके बाद फिर सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मरीम साहिबा भी जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए, लेकिन रियाद से जो खबरें हैं वो ये हैं कि अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं हुई। सही। और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये उम्रा और ये जो इबादत के लिए तो लोग आते हैं, कोई जो मुलाकात होती है सरकारी दौरा, इसका उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, और रमज़ान में मसरूफियात बहुत हैं, तो कोशिश करेंगे वली अहद और वज़ीर आज़म के कोई वक्त निकालें शहबाज शरीफ साहब के लिए। और शाही दौरा जो है वो तो मतलब शाही दौरा ही होता है, किसी को भी वो बुलाते हैं तो वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे अगर इनवाइट किसी को भी करते हैं तो वो शाही दौरा ही होता है। तो शाही मतलब मेहमान के तौर पे बहुत से लोग जाते हैं। इशू इम्पॉर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब कई सालों से एक उनका रूटीन हमेशा से रहा है, हमें पता है कि वो रमज़ान का आखिरी अशरा जो है कोशिश उनकी होती है कि वहाँ पे सऊदी अरब में गुजारा जाए। लेकिन इसमें क्या कोई पॉलिटिकल वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की हैसियत वज़ीर आज़म की होगी, तो उनका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा। नवाज शरीफ साहब का क्या तो, लेकिन ये मेरे ख्याल से सेकेंडरी इश्यूज हैं इस वक्त। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल कमरा नंबर 1 में क्या होगा, कोर्ट नंबर 1 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अब जो है ना सेकेंड थॉट्स आ रही हैं, यानी परेशानी है थोड़ी सी वज़ीर आज़म हाउस में। अच्छा। और वज़ीर आज़म हाउस में परेशानी इसलिए है कि वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये वाला खेल तो नहीं हो गया, ये सानू नहर वाले पुल पे बुला के वाला खेल तो नहीं हो गया उनके साथ, कि उनको कल पता चला कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो बहुत शरीफ नफ्स आदमी हैं, बड़े अच्छे। तो नए नए वो आए और आते ही वो पिछली समात में गए थे। अच्छा, उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया था उस दिन, तो ये हम नहीं जानते कि वो सुबह जाएंगे। जब पहले गए थे तो उन्होंने कहा था जाके कि मैं मुशावरत करके आता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह तलखियों को ख़त्म किया जाए और क्या किया जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जाके आप करें, पूछ के आएँ, आप भी जाएँ और अली जफर साहब भी जाएँ, आप भी पूछ के आएँ इमरान खान साहब से, और आप भी पूछ कर आएँ। ये बता, वो पूछने के लिए गए थे, वहाँ से ऐलान हो गया कि हम तो अदालत का ही बाइकआउट कर रहे हैं।
अदालती कार्रवाई का बायकॉट करना एक बड़ी कानूनी गलती है, बड़ी आईनी और कानूनी गलती है कि आप अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दें। ठीक है। यानी देखें ना, इमरान खान साहब को बुला रही है अदालत, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने आना है लेकिन मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इस कार्रवाई का ही बायकॉट कर रहा हूं। ऐसा होता नहीं है कि मैं अदालती कार्रवाई का ही बायकॉट कर रहा हूं। ये एक अजब सा फैसला हुआ है, जज्बाती सा फैसला, और उसके ऊपर अब मुशावरत हो रही है कि इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकल, मतलब क्या हो, अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने से क्या होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस हैं। अभी जो बात है ना कि फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, फैसला ठीक हो जाएगा, इसमें आ रहा है फैसला मुतनाज़। देखें, दो फरीक होते हैं ना, तो एक को सज़ा हो गई, एक को जो है वो बरी कर दिया गया। तो जिसको सज़ा हो गई उसके नज़दीक तो हमेशा ही मुतनाज़ होता है। वही थोड़ी कहेगा बड़ा अच्छा हुआ, क्या फैसला है जी, मुझे फांसी लगा रहे हैं, क्या बात है जी, क्या इंसाफ दिया गया है। तो फैसला तो एक के हक में जाता है, एक के खिलाफ जाता है। बिल्कुल सर। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर तो तमाम जज साहिबान के अंदर, तमाम जज साहिबान, इसको तो 90 दिन के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना। इशू ये था कि जी, एक जज साहब कह रहे थे कि हाई कोर्ट के अंदर है, एक जज साहब कह रहे थे कि खुद नोटिस बनता है नहीं बनता, वो खुद ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये था कि क्या इसके ऊपर जो है वो मतलब हाई कोर्ट के अंदर इसको भेजा जाए, हमारा इख्तियार नहीं, बड़ा कोर्ट बने छोटा बने। इख्तिलाफी नोट्स भी आप पढ़े ना सबके, तो इस ये नहीं है कि जी होने ही नहीं मुल्क में, कभी इलेक्शन ही नहीं होना, ये तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो मावराए आइन बात हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे एक अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बाइकॉट है उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जबरदस्त हो जाए, और बहुत जल्दी ना हो नोटिस वगैरह इशू, या ये है कि वो अदालत कह दे कि अच्छा जी ठीक है, आपको हम आपसे ये भी नहीं अभी तक पता कि वो सेक्रेटरीज को अलग अलग उन्होंने नोटिस किए। मैंने कहा ना कि अभी वो ऑर्डर ऑफ द डे शायद सामने नहीं है कि अलग अलग उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को और फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस को और बाकियों को बुलाया हुआ है, या अटॉर्नी जनरल के, वो करेंगे, ज़ाहिर बात सुनेंगे, लेकिन वो ये करके भी कर सकते हैं कि अच्छा जी आप इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देंगे आप करवाएं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बाद क्या दलाल देगा, अच्छा हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो कहेंगे अच्छा जी बस आपका काम, हम बाकियों से राय ले लेते हैं, फंड्स के हवाले से ये ले लेते हैं। लेकिन जो बाइकआउट का फैसला है, मेरा ख्याल है कि फैसला गलत है, और सही। इसीलिए अब यहाँ पे परेशानी हो रही है कि ये क्या, ये मुनासिब है अदालती कार्रवाई का ही बाइकआउट करना। देखिए, पनामा का भी जब केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने बाइकआउट नहीं किया था, जज के अदालतों पे एतराज़ात थे, सबको थे, लेकिन बाइकआउट नहीं किया था। और भुट्टो साहब का मुकदमा जो है वो उसको सारी, मतलब दुनिया भर की जो अदालती तारीख है वो उसको कहती है कि वो एक अदालती कत्ल था, लेकिन यह है कि बाइकआउट नहीं किया था भुट्टो साहब। जो बाइकआउट है ना, वो एक अजीब सी बात है कि हम अदालती कार्रवाई का, जिसमें चीफ जस्टिस बैठे हैं और बाकी जज साहबान बैठे हैं, तो इसमें जो मुख्तलिफ अब सेकंड थाट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अगर इसमें और वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक जा सकते हैं, दो जा सकते हैं, अच्छा पीपल्स पार्टी जो है ना, ये मैंने बात पहले बताई थी, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बिल्कुल ये कोई कैथोलिक मैरिज नहीं है, ये एक यानी एक फ्लड सा है। ये जो इत्तेहाद है ना, ये अरेंजमेंट है, ये इसमें सब ये पावर का है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नजरियाती तौर पे सारे। तो इनका जो था वो काम, तो देखें ये खुद, मैं अगर खुर्रम दस्तगीर साहब की बात करूं या बाकी लोगों की बात करूं, तो वो कहते थे कि हम इसलिए आए हैं कि जी हमें ये बताया गया है कि कुछ अदालती निज़ाम आ जाएगा 10 साल का इमरान खान के लिए, और उसके बाद जो है वो नवंबर के अंदर तब्दीली आ रही है जिसको आगे एक्सटेंशन देने जा रहे हैं वो ये। अच्छा, एक्सटेंशन की बात तो इन्होंने भी की थी, तभी तो आए थे, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि वो सारा मामला ख़त्म हो गया ना। अब ना कोई अदालती निज़ाम आ रहा है, ना कोई यहाँ पर जो है वो कोई तैनाती होनी है, ना कुछ अच्छा, फिर उनकी तरफ से एक और बात, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से बहुत अजीब सी बात हुई कि जी हम तो सियासी तौर पे बात ही नहीं करेंगे, इमरान खान का मुकाबला नहीं करेंगे, जो इमरान खान को लाए थे वही खुद निपटें, और हम बैठ के आराम से अपना काम, हम तो बैठ के तकरीरें वगैरह जहां हमें महसूस हुआ तो हम आके बात करते, अभी तक लाडला है, अभी तक ये है, अभी तक वो है, फलां है, दिमाग है, इसको मुकाओ, ये करो। तो एक तरह से आप समझे ना कि वो एक
इसमें इस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात, वो साइड पे है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी वजह के ये कोई मुतालबा नहीं हो सकता कि जी हम 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमने कोई बात ही नहीं करनी, इमरान खान का सियासी जवाब देना ही नहीं है। मतलब पॉलिटिकल हमने लोगों को कोई कीमतें कम करना है, कोई महंगाई, कोई सेहत, कोई तालीम, कोई अवामी मसाइल। प्लान, कोई कुछ भी नहीं हमने करना। ये चूंकि आप ही लेकर आए थे, यानी इमरान खान कहेंगे एक मिनट ठहर जाए, मैंने मुकाबला नहीं करना नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी चूंकि लाकर आई थी स्टैब्लिशमेंट, तो इसलिए पहले नवाज शरीफ को ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि वो यहां पर जाकर वो अब इस पूरे सिस्टम का कोई सर पैर नहीं है। ये सिस्टम ऐसे ही है बस, ये ना कोई मदद कर रहा है किसी की मुल्क की, ना वो तो उस वक्त तो कि इलेक्शंस हो जाए, एक तगड़ी सी गवर्नमेंट बैठ जाए। अनहोली अलायंस बहुत खौफनाक अनहोली अलायंस है ना, जैसे इमरान खान साहब को मैं अनहोली अलायंस कहता था उस वक्त, पीपल्स पार्टी के साथ खामोश अलायंस था। तो वो तभी तो वो कहते हैं कि उधर से बाहर से पैसा आया शहजाद अकबर का, वो आगे कहाँ गया, वो सिंध हुकूमत कहते हैं तो रुक जाते हैं, तो देखिए ना फंसे हुए हैं ना, हुकूमत भी तो फंसी हुई है यहाँ पे। और वो भी बाजवा साहब का नाम नहीं लेते, बाजवा साहब उनके मोहसिन है, बाजवा साहब उनको लेकर आए, इन्होंने वादा किया कि हम एक्सटेंशन देंगे आपको बाजवा साहब। ये तो देखें ना, ये तो नहीं लेते ना नाम, यही तो बात हो रही है बार बार, यही तो इशू है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की तरफ से फैज साहब का नाम नहीं लिया जाता, इधर जनरल फैज का नाम नहीं लिया जाता, उधर से बाजवा साहब का नाम लिया जाता, मुल्क आगे निकल गया ना। जनरल फैज मौजूद हैं, कई मंजर मतलब मौजूद तो हैं, अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको भी और बाजवा साहब को भी, लेकिन मतलब रिटायर हो गए, वो खत्म हो गए। तो मतलब ये कि एक नई स्टैब्लिशमेंट है, नए लोग हैं, वो फंस गए हैं वहीं पे पहले ही। बाजवा साहब ने ये इंकशाफ किया था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये तो उसमें ये अब इससे निकलना है आगे। तो एक तो बात ये है कि ये सेकंड थॉट पैदा हो रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कंटेम्प्ट के चांसेस हैं, ये बात कही जा रही है कि फवाद आप चौधरी साहब नहीं, फौज नहीं, वजीर आजम साहब को, वजीर आजम के करीब के लोग बता रहे हैं अब खुद कि ये बाइकआउट का फैसला दुरुस्त नहीं था। अच्छा, और वहां जाके दलाइल हमें देने चाहिए थे, हमें इंसिस्ट करना चाहिए था, फुल कोर्ट पे हमें बात करनी चाहिए थी पूरी। अगर हम बाइकआउट ही कर गए सारे के सारे, कोई गया ही नहीं सुबह, हम जाते थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो ख्वाजा आसिफ खड़े होते थे, कोई अतौला तारक खड़े होते, कोई बात तो करते थे। अब जब बाइकआउट ही हो गया तो अब तो वो वन साइडेड आके और हम घरों में बैठे हैं सारे, तो ये क्या हुआ? मतलब ये क्या हुआ? उधर से फैसले आते जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा आप क्यों आए भाई, आपने तो बाइकआउट किया हुआ था। तो मीडिया लग जाएगा ना पीछे, आप क्या यहां पर क्यों आए भाई? तो ये बाइकआउट वाला फैसला जो है ना, ये गले पड़ गया, सही। पहली बात। दूसरी बात जो है, चीफ जस्टिस आप सरप्राइज भी दे सकते हैं, वो कह चुके ये हैं। भी हो सकता है कि वो 3 रुकनी बेंच हो, और ये भी हो सकता है कि वो बेंच मतलब उनके पास है, दोनों चीजें उनके पास हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा, कल भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि जजेस कॉलोनी में, यहां से कुछ ही दूर जजेस कॉलोनी में जजेस आपस में उनकी जो है मुलाकातें हो रही हैं, तो देखते हैं कि क्या, लेकिन फैसला बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने करना है। अच्छा, अब यहां पर एक तो ये मामला है, दूसरा मामला ये है कि ईवान सदर से बड़ी एक वहां पर भी डेवलपमेंट हो रही है। ईवान सदर भी खामोश नहीं बैठा हुआ। ये जो तरमीम होके सेनेट वेनेट ये सारा कुछ कर करा के जो बिल विल वहां भेज दिया जाएगा कि वो वजीर आजम, सदर मुमलिकत जो है उसके ऊपर वहां से एक आप समझेंगे कि एक सोच है वहां पे, और वो ये है कि क्योंकि उसमें अजखुद नोटिस के ऊपर कि चीफ जस्टिस अजखुद नोटिस ले सकते हैं, या वो अजखुद नोटिस लें तो फिर 3 सीनियर जजेस जो हैं उनके साथ बैठें, इसके ऊपर सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस की राय लेना चाह रहे हैं। सही, कि जरा आप बताएं, बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, क्या ये मुनासिब है? ये एक मामला जो है ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस की राय भी ले लें सदर मुमलिकत कि जी मैंने इसको इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये राय है, तो इस राय के मुताबिक देखें, जो भी हो ना, जो भी हो, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो कोई जस्टिस मुनीर हो, ठीक है, या इनके बारे, इनके अदवार पे आप तनकीद करें, आप जो मर्जी कहें, मगर वो तारीख का एक है, वो फैसले तो हो गए ना उस वक्त। वही मैं चंगेज खान वाली बात कहता हूं ना कि बूढ़ी आगे आ गई और उसने बदवाई देनी शुरू कर दी कि मैं क़यामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगी,
तो उसने तलवार निकाल के कहा, अच्छा क़यामत के दिन पकड़ना, बगदाद की सड़कों पे जब खून बह रहा था, उन्होंने क़यामत के दिन गिरबान पकड़ना, फिलहाल तो गर्दन उड़ाता हूँ ना, गर्दन उड़ा दी उसने। तो मसला है कि जो हो गया तो हो गया। अब ये जस्टिस मुनीर का जो वाकया है, तो जस्टिस मुनीर का वाकया एक स्याह, हमारी तारीख की जो बर्बादी शुरू होती है मुल्क की, जस्टिस मुनीर के फैसले। जस्टिस मुनीर का फैसला क्या था? मतलब गुलाम मोहम्मद जो है गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से इख्तियारात ले लिए असेंबली ने, उन्होंने असेंबली को तोड़ दिया। स्पीकर जो थे तमीजुद्दीन खान, वो चले गए अदालत में, और अदालत में जाके उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये ऐसे 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 हुए। उन्होंने फैसला दे दिया गुलाम मोहम्मद के हक में, ठीक है, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जिनके मैं कोई बात नहीं करना चाहता दुनिया में, लेकिन उनके कुदरतुल्लाह शाब साहब का पढ़ें शाबनामा, और बाकी तो पता चलता है कि वो किस किस्म की शख्सियत थे गुलाम मोहम्मद साहब। लेकिन यह है कि वहाँ से एक बर्बादी होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसमें जो है वो एक ऐसा उन्होंने फैसला किया जिसके फिर असरात जो हैं वो चलते रहे। और ऐसा भी फैसला आ गया कि जी माशाल्लाह भी हुकूमत की तब्दीली का एक रास्ता तो है ना। इस तरह के फैसले भी आए हैं हमारी अदालतों की तरफ से कि हुकूमत की तब्दीली का एक रास्ता तो है ना, माशाल्लाह भी। माशाल्लाह लग गया तो क्या है। हाँ, इस तरह ऐसे मैंने कहा ना, हमारी अदालती तारीख कोई बड़ी जबरदस्त नहीं है, लेकिन जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उमर अता बंदयाल साहब किसी तरह का दबाव नहीं ले रहे, और उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक मिनट हट जाए। यही तो अदालतें थी ना जो खुली थी, और जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था, और इमरान खान साहब तनकी। तो अब बात तो अब वो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने आज भी बात की कि मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सब कुछ हैं, वो सारे दलाइल अपनी जगह सारे। मसला ये है कि ये बात अदालत में भी तो कही जा सकती थी ना। इसका बाइकआउट जो कर गए हैं ना, ये कंटेम्प्ट की तरफ चला गया मामला। सही। और यहां पर ऑलरेडी जो पीटीआई के और जो न्यूट्रल वकला, अब फिर उसके बाद सड़कों पे निकलना, ये बात की बात है, वकला आते हैं सड़कों पे, नहीं आते। भाई वकला सड़कों पे आएंगे तो क्यों आएंगे? आप देखिए ना, अदालत जो है, मतलब चीफ जस्टिस को यहां पे कोई ये 1997 तो नहीं है कि एक दूसरा बेंच बन गया है और वहां पर जो है सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बैठ गए हैं, और यहां पे सजाद अली शाह साहब बैठ गए हैं, और वहां पे जो है वो एक बेंच ने बगावत कर दी है दूसरे बेंच के खिलाफ, और जो भी कुछ हो रहा है, और हमला हो गया है, और चीफ सजाद अली शाह को अपनी जान बचानी पड़ी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके भी और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के भी। लेकिन यह है कि उनको अपनी जान बचानी पड़ी है, और रफ़ीक तारड़ साहब के भी। तो मसला ये है कि ये बदनुमा, ये एक बड़े बड़े यानी बुरे दिन हैं पाकिस्तान की अदालती तारीख के भी और सियासी तारीख के भी, कि भी मेरा जज उसका जज, ठीक है ना, ये मेरा जो है जनरल उसका जनरल, ये ऐसे बेंच नहीं ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, यूं कहेंगे ऐसे का बनेगा, ये बनेगा। ये अगर हाथ से ले लिया गया तो कल को तो सब दुनिया, पूरे पाकिस्तान में ही शुरू हो जाएगा, मतलब हर जगह शुरू हो जाएगा कि जी ये 3 जज क्यों हैं, ये 4 जज होने चाहिए, 5 जज होने, ये इख्तियार। तो इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से 3 जजेस के खिलाफ ये जज्बाती नहीं, मैंने कहा ना, ये छोड़ दें इस चीज को। आप कुछ चीजें मतलब कुछ इख्तियारात हैं। हाँ। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आर्मी चीफ का तकर्रुर जब हो रहा था तो एक क्लियर पॉलिसी थी कि वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान का है, वजीर आजम, वो मुशावरत भी नहीं करें तो उनके पास इख्तियार है, ठीक है। मतलब उनके सदर के पास कोई जरूरी नहीं कि सदर का माइंड अप्लाई करें। अब इसको माइंड अप्लाई करना मुझे नहीं पता क्या, बहरहाल माइंड अप्लाई करके और उसके ऊपर कोई इतराज वगैरह कर दें, खत्म। ये वो माइंड भी अप्लाई ना करें, आ गई चीज तो उसके ऊपर कुछ करके और बस वापस भेज दें। उनके इख्तियार बड़े महदूद हैं सदर के। इशू ये है कि ये वजीर आजम का इख्तियार था अपॉइंटमेंट करना। अब उन्होंने मुशावरत नवाज शरीफ साहब से की, उन्होंने मुशावरत जरदारी साहब से की, किससे की, क्या की, वो एक सेकेंडरी इख्तियार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का था, उन्होंने की। अच्छा, लेकिन बात यह है कि ये जो इसी तरह से ये जो फैसला है, ये इख्तियार है चीफ। अब मुतनाज़े था, मुतनाज़े नहीं था, ये तो हर अपॉइंटमेंट मुतनाज़े। आप देखें ना पाकिस्तान में कौन सी अपॉइंटमेंट ऐसी रही हैं जो मुतनाज़े नहीं रही। बस ज़ियाउल हक साहब को भुट्टो साहब ने लगाया, बाद में लोग मुतनाज़े थे, वो 7वें नंबर पे थे, ऊपर लाए, देखें ज़ियाउल हक ने क्या किया, मुतनाज़े तो हो गया ना। ज़ियाउल हक रहे, मुशर्रफ साहब रहे, मतलब आप मुतनाज़े था, अच्छा था, बुरा था, हो गया।
ये होता है ना फैसला मुतनाज़ हो जाएगा। ओ भाई फैसला मुतनाज़, फैसला तो हो जाएगा ना, फैसला तो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर फैसला हो गया कि जी इलेक्शन की तरफ जाएं, और ये आपने कैसे कह दिया कि अच्छा कि आप है ही नहीं, फैसला मुतनाज़ नहीं हो। फैसला मुतनाज़ कैसे होता है? देखिए कोई ऐसा फैसला है जो मुतनाज़ ना हो? मतलब घरों में भी फैसले होते हैं, आज क्या पकाना है उसके ऊपर भी वो मुतनाज़ हो जाता है फैसला। दो बच्चे बैठे होते मुंह बना के, हमने तो कहा था कि मुर्गी खानी है, कि फिर रोज दाल आ जाती है घर में। ठीक है ना? तो बात यह है कि वो तो ये इख्तियार है चीफ जस्टिस का, और जब तक वो कवानीन तब्दील नहीं होते या वो एक्ट नहीं बनता और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे देखती है कि जब तक वो हैं तब तक वो हैं। अब देखिए ना, मतलब आर्मी चीफ हैं तो आर्मी चीफ हैं, मतलब अब वो मतलब है आर्मी चीफ। अब आप कहेंगे जी बाजवा साहब के मुतनाज़े थे, फैसले किए मुतनाज़े, क्या किया, क्यों करते रहे, वो जब तक थे तब तक थे। ठीक है, इनके साथ ही कमिट किया था ना कि आपको मैं ला रहा हूं तो एक्सटेंशन दे मुझे, तो वो नहीं, दबड़दूब हो गया मामला। नवाज शरीफ साहब तो नो एक्सटेंशन पॉलिसी उनकी शुरू से है। नवाज शरीफ साहब के उस वक्त वो कियानी साहब के दौर में भी हालांकि इत्तेहादी, एक तरह से इत्तेहादी थे, जरदारी साहब के साथ ही चल रहे थे, लेकिन उस जमाने में बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से मेरी जाती तौर पे, तो नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन कहते हैं ये छोड़ दें हुकूमत पे, मैं वैसे होता तो ना करता। अच्छा। मतलब ये नवाज शरीफ साहब का कहना ये था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, मतलब वो उनका इसके ऊपर बड़ा एक क्लियर उनके पास स्टांस है। अच्छा, लेकिन मसला ये है, चलें यहां तक तो हो गया मामला, और वो नवाज शरीफ साहब इसीलिए जाना चाह रहे थे फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ। हुकूमत का बोझ, ये नून का बोझ उठाने को तैयार नहीं थे ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है। लेकिन जो मैं कहता हूं ना, शहबाज शरीफ साहब का शौक शेरवानी वो यहां तक खींच के ले आया मामला को, और जरदारी साहब ने कहा कि आप बनो वजीर आजम, मैं पीछे सदर बनता हूं, आरिफ अलवी को बाहर निकालेंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी तब्दील हो जाती है ना, हालात अब क्या कल क्या होगा हम नहीं जानते। यहां तो रातों को परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं कि रातों रात कोई फैसले हम ना क्या हो कह जाए। रहे थे एक दिन, आप शायद लोगों को याद हो, मैंने यहां पर प्रोग्राम में कहा था कि आज कुछ ना हुआ तो कल मुलाकात होगी, ऐसे ही है ना, ऐसे करके खुदाफिज किया था आखिर में। अब शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि कुछ एक दो दिन ऐसे आ गए थे जिसमें माशाल्लाह के इम्कान थे। अब वो कह रहे हैं ना बात कि नवंबर के आखिर में ये दिन आ गए थे। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी पकड़ी होती हैं, लेकिन ये कि उनको अपने बात वो जाती किस तरफ है वो कुछ और है। एक पिंडी प्लान भी तो आ गया था बीच में, 3 उधर से नाम जाएंगे तो 3 उधर से जाएंगे, तो एक चुनाव होगा बीच में, हाँ जैसे कोई यहाँ पर रिश्ता तय हो रहा है। तो बहरहाल वो नहीं, वो अजीब सी बहुत सारे फार्मूले चल रहे थे ना, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन आखिर में वो हुआ कि मेरिट खत्म। तो अब इसमें यहां पर अब कल क्या होगा? कल बाइकआउट का फैसला गलत, ये तमाम तर जो अब उनके मुंह पे जाके कुछ और कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यह है कि जो हुकूमती जो माहिरीन कानून है उनका ख्याल ये है कि ये फैसला गलत था। हमें वहां जाके दलाइल देने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी, बेंच को मुखातिब करना चाहिए था, हमें वहां पे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होनी चाहिए थी, बाहर हमारे लोग खड़े होकर बात करें। अब मुझे बताएं ना, सुबह फवाद चौधरी साहब, बाबर एवान साहब, अजहर सिद्दीक साहब, अली जफर साहब, फैसल चौधरी साहब, ये सारी शख्सियत पहुंची होंगी, ये बात कर रहे होंगे, अंदर का अदालत लगी होगी, मीडिया इनसे, शेख रशीद साहब, ये सारे मौजूद होंगे, और मुझे बताएं वहां पर हुकूमत होगी नहीं। हुकूमत वहां पे जाएंगे, जो अटॉर्नी जनरल है मसूद उस्मान साहब वो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इरफान कादिर साहब होंगे। इरफान कादिर साहब को अटॉर्नी जनरल भी नहीं बनाया, तो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही नुक्ता नजर पेश करेंगे, हमारे पैसे नहीं है, वो कहेंगे अच्छा हम बुला लेते हैं उनको, खत्म कर देते हैं आपको फाइनेंस। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक जो मंजरनामा आ रहा है ना, ये भी हो सकता है कि कोर्ट बड़ा हो जाए, या ये भी देखिए मुतनाज़े छोड़ दें, फैसलों का मुतनाज़े होना छोड़ दें। मतलब है कि वो यानी अब मुझे देखें ना, एक दफ़ा जब हुकूमत ख़त्म हो गई, अब चले गए, सारी दौर गुजर गए, अदवार गुजर गए, अब वो कह रहे हैं जनरल जहीर और जनरल पाशा। भाई जनरल जहीर जनरल पाशा तो पीपल्स पार्टी के DGI सही थे, तो
और जनरल रिजवान नवाज शरीफ साहब के थे। तो मतलब ये है कि वो मतलब इसको कहां से एक क्या और बात डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आज की है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस हम दायर करें। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है हो और इसके सकता सूरत है। में कभी नताइज नहीं आ नहीं, सकते हैं? ये एक वो वाली बात है जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब ऐसे ही वो ऐसे ही है वो, मतलब कहने में और करने में बड़ा बहुत बहुत हम्म। बड़ी बात होती है। 3 जजेस के खिलाफ इस बात के ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया जाए, किस बात पे कि वो इलेक्शंस के वो 90 दिन वाली बात पे, नहीं नहीं नहीं, ये बात बनती नहीं है। हम्म। ठीक है, जो फाइज ईसा साहब का रेफरेंस था वो भी गलत था। इमरान खान साहब ने माना, और मैं आपको बताऊं उस वो इतने तकलीफ दे दिन थे। वो जो भी रिटायर्ड साहब थे, और मुझे नहीं पता वो कोई नादरा का रिकॉर्ड, एजाज सईद साहब की मैं रिपोर्ट आज देख रहा था, क्या वो क्या उनके साथ उन पे क्या गुजर रही है इस वक्त, क्या होगा उनके साथ। लेकिन ये है कि वो उनका केस था, उनका मामला था फैजाबाद धरने वाला, और इमरान खान साहब ने तो आउटसोर्स किया हुआ था ना सब कुछ, सारा आउटसोर्स किया हुआ था। जो हम चीखते रहते थे कि आप पूछें तो सही, कि कई हो दफा क्या रहा लोगों को है। शायद याद उस प्रोग्राम में मैं बात करता था कि बेनजीर भुट्टो साहबा से 1988 में बात की थी जाके कि जी वी ए जाफरी साहब को और साहबजादा याकूब खान साहब को रखें, क्योंकि ये अभी हमारा फॉरेन का मामला, ये अफगान पॉलिसी का मामला याकूब खान साहब देख रहे हैं, वजीर खारजा और खजाना के मामला को। और बाकी ये है कि आईजीआई इसलिए बन रही है कि वो एक खौफ है कि अब वापस आके पीपल्स पार्टी कोई इंतकाम और ऐसा ना जाए, ये बड़ी बड़ी। और बेनजीर भुट्टो साहब ने उसके बाद उनका वजीर दाखिला था, उनका वजीर दाखिला कौन था पता है आपको? जी। पहले दौर में एजाज एहसन साहब तो अच्छा। अच्छा, तो मसला ये है कि वो जो है वो तमाम उनके जो उनकी कैबिनेट, उनके अपने थे, अपने लोग थे, उनके फैसले थे, उनकी बातें थी, सारा इशू ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब, यानी मुझे बताएं ना कि हफीज शेख साहब किसके थे, एक सवालिया निशान है आज तक। हम्म। बेशुमार और लोग, बेशुमार, वो कहां गया देखें, पूरे पंजाब, पूरा पंजाब इमरान खान, और इसमें ये इमरान खान साहब ने सीखा है, मेरा ख्याल है कि काफी समझा है उन्होंने। डॉक्टर साहब कल अब फवाद, आपको आपने देखा वो यंगस्टर्स के साथ बहुत नजर आते हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे ही यंगस्टर, है, बिल्कुल। अवतार पे, सेहर पे, वो यंगस्टर्स यूथ के साथ ये मतलब है कि बजाय इसके कि वो उनके ठीक है कोर कमेटी उनकी, उनके सारे लीडर्स वगैरह बैठे होते हैं साथ, लेकिन अब इन दिनों में उनको अंदाजा हुआ है कि ये यूथ जिससे उनके लोगों ने मिलने नहीं दिया उस दौरान उनके एमपीएस की कॉलें आती थी कि हमें इमरान खान साहब, मुझे कई उनके, मैं मेरे पास सेव है कि वो सोचते थे कि मैं शायद कोई आजम खान हूँ। वो कहते थे भाई आप जो है डॉक्टर साहब की कहते हैं इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो कहता मैं इमरान खान से कैसे मुलाकात करवा दूं भाई, ये पीटीआई के लोगों से पूछें, आप इमरान खान से पूछें, मैं कैसे करवा दूं मुलाकात। अच्छा, तो वो मुलाकात ही नहीं उनके होने देते थे। डॉक्टर अब साहब, वो ही लोग उनमें से, फवाद चौधरी साहब ने कल फरोग नसीम साहब के हवाले से कहा, रेफरेंस के हवाले से जब बात हो रही थी, कि आप उनसे इस हवाले से हाँ बात तो करें। वजीर कानून देखे ना, वजीर कानून कितना, यहां पे कम लोग थे, यहां पे थे ना इनके पास। तो बल्कि फरोग नसीम साहब जो हैं वो तो दोस्त भी हैं, और बड़े ज़बरदस्त उनका एक लीगल एज अ पर्सनैलिटी भी बड़े नफीस आदमी हैं, और उनका जो आइन और कानून पे उनकी नज़र है वो भी अच्छी है। जी। उस वक्त एमक्यूएम ने कहा कि उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारे तो नहीं है वो, और अब जो है वो हमारे कोटे पे नहीं है। और लेकिन अब अब दोबारा राब्ते बहाल नहीं, हो रहे और हैं डॉक्टर साहब अब एमक्यूएम पीटीआई कह से। रही है कि उनसे पूछें किसके कोटे पे थे वो एमक्यूएम में। बहरहाल एक वो छोड़ दें, वो जाहिर है कि वो मैंने आपसे बात की ना कि इसको, इस मामले को आगे लेके जाना है हमने, और रियासत के मामला बिगड़ रहे हैं जो गुजरता दिन। ये सऊदी अरब के अंदर बड़ी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है सर, सऊदी अरब। अब उस पर वक्फे के लिए बात कर लेते हैं ब्रेक ये लेने के नवाज बाद। शरीफ साहब का जो जाना है ना सऊदी अरब, सही। और ये तो हम तो नवाज शरीफ साहब और इस हवाले से देख रहे हैं ना, कोई 1 बिलियन आएगा, आईएमएफ का क्या करेगा, और बहुत बड़ा वाकया हो रहा है। अच्छा, उस पर जी बात जी, कर लेते हैं बरह डॉक्टर साहब। रास्त पाकिस्तान ठीक है, ठीक इफेक्ट, है। उससे ब्रेक ले लेते हैं असर डॉक्टर साहब। पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर उसका। जी सही, ठीक है, बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सऊदी अरब में किसी बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान को मुतासर करने जा रहे हैं। देखिए, पूरे ये किसी एक मुल्क के वाक़े को, और ख़ासतौर पे सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात या तुर्की या ईरान या ये सारा खित्ता, चाहे हमारे पाकिस्तान के मगरिब में हो या पाकिस्तान के मशरिक में हो,
या हमारे शुमाल की तरफ हो या ओशंस की तरफ हो, वहां के वाकयात को वो बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं। अब 19 मई को अरब लीग का इजलास हो रहा है। अरब लीग का इजलास हो रहा है, ये कोई बड़ी खबर तो नहीं है। अरब लीग का इजलास हो रहा है सऊदी अरेबिया में, लेकिन उस अरब लीग के इजलास की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है। बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद जो यानी कई सालों के बाद अरब लीग का इजलास जो है वो इंतहाई अहम होने जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि उसमें गालिबन बशार अल असद आ रहे हैं। सही। बशार अल असद आ रहे हैं, और बशार अल असद यानी शाम के सदर, वो शाम के सदर जिनको 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो शाम को वहां से निकाल दिया गया, अरब लीग से निकाल दिया गया। देखिए ये जो फितना फसाद आया था ना, अरब लीग, और ये जो जिसको प्यूटन कलर रेवोल्यूशन कहता है, पाकिस्तान में भी उसको लाने की कोशिशें हो चुकी हैं पिछले चंद सालों में। ये बर्बादी लेकर आता है अल्टीमेटली, तो रियासत फिर काबू करती है। ये तो ना अफरा तफरी, ये करो वो करो। एनीवे, तो अरब मुल्क जो कि अरब स्प्रिंग का शिकार हो गए वो टूट फूट गए, वो आज तक नहीं उठे। लोग निकले, नौजवान निकले। आज अब ट्यूनिस में जाएं, पहले से ज्यादा वो वापस चला गया ट्यूनीसिया। हालांकि बड़ा, लास्ट टाइम गया था तो मैं 2 साल पहले, ये कोविड से पहले फौरन, तो बड़ा बेहतर नजर आ रहा था कि मामला फिर, लेकिन वही सूरत हाल डेवलप हो रही है जो पहले थी वहां पे। उसी तरह से जमहूरी इक़्तिदार वगैरह का मुझे खात्मा जो मैं बात करता हूँ वहां पे तो बताया जाता है कि वो खत्म हो रही हैं चीजें। बशार अल असद, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? देखें, ये जो डील है ना, पहले तो चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करवाए, ठीक है। यानी वो जो जिसको वो कहते हैं कार्टर डॉक्ट्रिन ये थी कि गल्फ हमारा होगा 1980 की। तो वो जो है वो यानी 79 में इनकलाब आया तो उन्होंने गल्फ पर, ये पूरा जो अरब ममालिक हैं ये अमेरिका का है, ये कार्टर डॉक्ट्रिन कहलाती है। तो उन्होंने कहा कार्टर डॉक्ट्रिन का खात्मा हो गया कि ईरान और सऊदी अरेबिया की उन्होंने दोस्ती करा दी। उसके बाद जो सऊदी अरब और शाम के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी हो रही है ये रूस करवा रहा है, क्योंकि रशिया ने बशार अल असद को बचाया। 2015 में रशिया कूद गया, 2015 में रशिया कूद गया, वरना रशिया के आने से पहले यहां पर एक चल रहा था टिम्बर सिकामोर, अगर मैं सही तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये टिम्बर सिकामोर जो है ये सीआईए का ऑपरेशन था। अच्छा। कोवर्ट ऑपरेशन सीआईए का। और कोवर्ट ऑपरेशन ये था कि बशार अल असद की हुकूमत गिराने के लिए बड़ी तादाद में पैसा दिया जाए, और पैसा जो है वो पैसा दिया जाए और असला दिया जाए। पैसा आ रहा था गल्फ स्टेट्स की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से, और खरीदा जा रहा था मशरिकी यूरोप से। अच्छा, अब ये मैं जरा यहां पे कोट कर दूं कि आप देखें कि ये हुआ क्या है। ये देखें आप जरा, मैं आपको चंद साल पहले के अखबार दिखाऊं तो उससे अंदाजा होगा। ये आपको दिखाता हूं, ये 11वीं जो हमारी स्लाइड है, न्यूयॉर्क टाइम्स में बता रहा हूं 2017 का। बिहाइंड द सडन डेथ ऑफ 1 बिलियन सीक्रेट सीआईए वॉर इन सीरिया। अचानक वो ट्रंप के दौर में, अच्छा ये 1 बिलियन नहीं था, $1 बिलियन, ठीक है। ये 1 बिलियन नहीं था असल में। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है इसके ऊपर काफी मुतनाज़े है कि क्या ये प्रोजेक्ट 1 बिलियन का था या ये सीआईए का जो प्रोजेक्ट था सीरिया का ये कितने का। अच्छा, उसके बाद जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि ट्रम्प एंड्स कोवर्ट सीआईए ऑपरेशन 2017 में। ये 19/7 की खबर है, 19/7/2017। ट्रम्प एंड्स कोवर्ट सीआईए ऑपरेशन टू आर्म एंटी असद रेबल्स इन सीरिया मूव्स ऑफ बाय मॉस्को। चूंकि ये शुरू किया था, ये जो प्लान शुरू किया था ना उनको पैसे देना, ये ओबामा दौर में। जो ट्रंप आए, ट्रंप की दोस्ती प्यूटन के साथ, प्यूटन ने कहा ये असला देना तो बंद कर यार, तो ट्रंप ने बंद कर दिया, असला देना बंद किया। तो ये उस दिन का अखबार है, ठीक है, जो 12वीं स्लाइड है, ठीक है। अमूव सॉल्व बाय मॉस्को के कहने पे बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है मॉस्को के कहने पे बंद कर दिया, लेकिन अगर इसमें
ये हम देख लें इसको दोबारा, जो हमारी 12वीं स्लाइड है, मौसों के कहने पे बंद हुआ। अब जो असला खरीदा जा रहा था, जो असला खरीदा जा रहा था वो जनाब यहां से एक तो अल नुसरा फ्रंट के हत्थे लग गया, जो कि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हत्थे लग गया। दूसरा जो है वो अल जजीरा 2016 में बता रहा है कि सीरियन रेबल्स के लिए जो असला है वो जॉर्डन के ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, उधर बिकना शुरू हो गया। अच्छा, ये हम चार्ट अगर दिखाएं तो ये असला आ कहां से रहा था? ईस्टर्न यूरोप, उनके मजे लगे हुए थे ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों के ना। ये जो है यहां पर मैं ये आपको अगर दिखाऊं, ये देखें जरा, ये क्रोएशिया से आ रहा है। क्रोएशिया ये 1.2 बिलियन आए ना, इतने पैसे डाले ये गल्फ मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने, जॉर्डन ने, यूएई ने, टर्की ने, सब ने अपना हिस्सा डाला बशर अल असद हटाने के लिए। अब ये असला खरीदा कहां से गया? क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, सर्बिया, स्लोवेकिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये वो सारा, ये सारा जनाब कर करा के वो बशर अल असद बच गया अपनी जगह, बच गए अपनी जगह। और उसके बाद ये हुआ कि फौरी तौर पर सबसे पहले यूएई ने कदम बढ़ाया। 2018 में यूएई ने अपने ताल्लुकात बहाल किए। बशर अल असद चंद रोज पहले होकर गए जी, ठीक है, और अपनी एहलिया के साथ, अस्मा जो बशर है उनके साथ वो पहली दफा किसी बहुत अरसे के बाद किसी सरकारी दौरे पे नजर आए। यूएई आए, 21 उनको गन सलूट पेश किया गया और यूएई के जो सदर हैं एमबीसी, उन्होंने मोहम्मद जायद, उन्होंने उनको इस्तकबाल किया, जबरदस्त हुआ। अब जनाब ये हुआ कि आज जो बात कर रहे हैं, इजिप्ट के साथ ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं उनके, इजिप्ट और सीरिया के, सऊदी अरेबिया और टर्की के ठीक हो गए। अच्छा, इनमें कहीं अमेरिका नहीं करवा रहा कुछ, ये करवा रहे हैं रशिया और चाइना। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताएं ना, अच्छा अरब ममालिक का एक बड़ा कंसर्न है अखवान मुस्लिमों, मतलब वो किसी से पता नहीं डरे न डरे, वो अखवान ना आ जाएंगे, वो अखवान जो है, अब अखवान यानी और उनसे एफिलिएट जमाते हैं यानी हमास के बाकी, उनकी क्या पोस्चरिंग होती है वो भी देखना है। लेकिन हम रियासतों की बात करें, इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। लेकिन अरब लीग में वापसी हो गई। अच्छा, मिस्र को 10 साल के लिए निकाल दिया था अरब लीग से, जब मुआहदा हुआ था ना 79 में इसराइल के साथ, तो 79 से 89 तक मिस्र आउट था। अच्छा। फिर मिस्र को ले लिया था वापस। अब तो खैर इसराइल से कोई मुआहदा करे तो उसको सवाल ही पैदा नहीं होता कि अरब लीग से निकाला जाए। अच्छा, बल्कि हो सकता है ना करने पे निकाल दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये बड़ा खूबसूरत एक 1945 में बना था, अरब लीग बनी थी 1945, ये ठीक है, 1945 में। तो ये इसमें और 6 मुल्क थे शुरू में, फिर यमन भी आ गया था उसी साल, फिर बढ़ते बढ़ते 22 मुल्क हैं इसमें, और ये बड़ी पावर है इसमें। और इजिप्ट उस वक्त यहाँ पे हेडक्वार्टर था, इजिप्ट, अरब लीग, ओआईसी सऊदी अरेबिया जो बाद में बनी तंजीम, लेकिन वो वहां पे अरब, लेकिन अरब लीग भी अब चूंकि सऊदी अरेबिया ही पैसे देता है इजिप्ट को और उसने देना कम कर दिए, तो ग्रेजुअली सऊदी अरेबिया ही अब यहाँ पे एक मरकज बन के उभर रहा है दोबारा, ठीक है। और अगर उसके अब देखिए ना, किसी ने सीरिया को बनाना है ना, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, यही मुल्क करेंगे ना, अरब लीग की करेंगे। अच्छा, फिर लेबनान को भी रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको भी यही मुल्क करेंगे सारे, ये अब एक पूरा कप। और फिर चाइना रशिया सुलह करवा रहे हैं सबकी, ठीक, जंग नहीं करवा रहा, सुलह करवा रहा है। और ऐसी सुलह जो बड़ी मुश्किलों से, यानी वो तलखियां खत्म, वो क्योंकि प्यूटिन का दिमाग है ना कि ये हमेशा ये जो अरब स्प्रिंग, ये रेवोल्यूशन, ये जो कलर रेवोल्यूशन के पीछे हमेशा कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज और किसी मुल्क की डीप स्टेट्स होती हैं, तो वो ये इसीलिए वो प्यूटिन को है अंदाजा कि जॉर्जिया में क्या हुआ था, यूक्रेन में, वो कलर रेवोल्यूशन को चाइना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। तो वो अब ये पीस और ट्रेड की बात हो रही है। अब जनाब ये मुझे बताएं, सवाल ये है कि सीरिया में कुर्दों का क्या बनेगा? क्या कुर्दों को फिर यूज करके असला देके, क्योंकि अगर टर्की और सीरिया और ईरान और सऊदी अरेबिया की सबकी सुलह हो गई, तो बीच में कुर्दिस्तान किधर गया? जो वादा किया था अमेरिकन ने कि तुम लड़ो और बशर अल असद को गिराओ, और वो तुर्की से भी लड़ते रहे, वो असद से भी लड़ते रहे, वो आपस में एर्दोगान और असद की दोस्ती हो गई, इधर से कतर और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई, इधर से यमन के अंदर वो अब स्लो डाउन हो रहा है, हुतीज को असला कम जाना शुरू हो गया है, वो सारा। तो मसला ये कि यहां पर पूरा खिता तब्दील हो रहा है। अब इस खिते के तब्दील होने में जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना कि ये, अच्छा प्यूटिन अभी ये भी आए ना, बशर अल असद यूएई आए, तो यूएई आने से 2 दिन पहले यानी 19 तारीख को आए, गालिबन 19 मार्च को, जब ये प्रोग्राम नशर नहीं हो रहा था, उन दिनों में वो आए हैं यूएई। 15 तारीख को वो मॉस्को में थे, 15 तारीख को उनकी मॉस्को में मुलाकात हुई है। और पिछले महीने या मेरे ख्याल से दिसंबर में, पिछले महीने नहीं लेकिन 2022 में या 23 के स्टार्ट में मॉस्को में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। कौन से डिफेंस मिनिस्टर्स की? सीरिया और टर्की।
सीरिया टर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स को मिलवा दिया था। अब मुलाकात का इंतजार सऊदी अरेबिया की तरफ से आज ये ऐलान जो हुआ है ना, ये एक हिस्टोरिकल मैं इसको ऐलान समझता हूं कि उनकी तरफ से जो ये राइटर्स ने जो 19th है, सऊदी अरेबिया टू इनवाइट सीरियाज असर टू अरब लीडर्स समिट एंडिंग रीजनल आइसोलेशन। अब ये देखना है कि अब अगर वहां पर सीरिया वापस आ जाता है यहां पे, तो सीरिया वापस कौन लेकर आया, किसने मामलात को ठीक करवाया, कौन लेकर आया? रशिया। ठीक है, बशारुल असद को किसने बचा के रखा? तो फिर तो डॉक्टर साहब अमेरिका की पोजीशन वीक हो गई है। यूएई आए, उनको इतना जबरदस्त वेलकम किया गया वहां, बिल्कुल। लेकिन सऊदी अरेबिया में भी ऐसे वेलकम होगा। देखिए बाकायदा इनवाइट कर लिया ना सीरिया को। अच्छा, वो जो फ्री सीरियन आर्मी वार्मी इधर उधर रेबल, मैं एक दिन एक इन्हीं खलीजी रियासतों में एक शहर बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ एक बड़े होटल के अंदर, वहां पे कोई किसी के साथ मीटिंग थी, बैठा हुआ, अचानक वहां पर हटो बचो शुरू हो गया। मैंने कहा ये कौन है, कौन साहब आ रहे हैं? वो आए सिक्योरिटी वाले आगे शुरते, और एक बंदा जा रहा है चलता हुआ आगे। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं सीरिया का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ, वो बशर असद तो गया ना, 2-4 दिन की बात है, वो तो फारिग हो जाएगा, ये अगला तो प्रेसिडेंट। हाँ, यहां तक चला गया था मामला। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार अच्छा। तो उन्होंने कहा ये जो डिफेक्ट कर गए थे, ये फलां डिमाकना, ये वो सारे जबरदस्त सब गए, ये सारी सुलह हो गई ऊपर। और दरमियान में अब मुझे ये बताएं कि सऊदी अरेबिया और यूएई ये कलीदी किरदार, ठीक है, बाकी ओमान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इसमें, इस पूरी इस टेंशन को खत्म करने में जॉर्डन ने अपना रोल प्ले किया, ये टर्की का अपना एक रोल है, तैयब उर्दोगन तो कई महाजों पे लड़ रहे हैं ना, तो सीरिया का, अब सीरिया से सुकून उनको होगा, अब उनकी कंसंट्रेशन हो रही है, ये जाएगी ज्यादा ये रशिया के और ये जो यूक्रेन और ये सारे मामला। अच्छा, इसी दौरान वो लाइन लग गई है यूरोप से लोगों की, चाइना, पहले स्पेन के प्राइम मिनिस्टर गए, अब मैक्रोन जा रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जर्मन चांसलर तो पहले होके आ चुके हैं ना, सबसे पहले जर्मन चांसलर गए थे, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्सो गए थे, अब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, ईयू की प्रेसिडेंट जा रही हैं, और वो जाके सब बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की से उनके पीस के जो प्लान है उसके ऊपर बात आगे चलाएं। सीरिया ने एक और काम किया था। अच्छा। ये मैं आपको बताऊं, सीरिया ने एक और काम ये किया था जो बड़ी यहां पर एक पेचीदा सी सूरत हाल है कि जब ये मामला ठीक नहीं हुए थे तो सीरिया ने जो लुहांस्क और डोनेस्टिक के जो 2 आजाद इलाके थे ना, उनको सीरिया ने तस्लीम कर लिया था। सीरिया वो वाहिद मुल्क है अरब लीग का जिसने उन दोनों रियासतों को, उन्होंने कहा था ना पुतिन ने कि कब्जा कर लिया है और मैं अलग इंडिपेंडेंट रियासतें अनाउंस हो, तो सीरिया ने उनको इंडिपेंडेंट रियासत तस्लीम कर लिया था, वो अरब लीग में आ रहा है। अच्छा, यानी अब देखना यह है कि ये सुलह किसने करवाई है? पुतिन ने। मैंने उनसे कहा ना, ये तमाम खित्ता पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, यूरोप की शक्ल में रहेगा, ईयू की शक्ल में रहेगी। फिनलैंड में आज इलेक्शन है, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेटो का जो है वो मेंबरशिप का फैसला हो गया, लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका मुकाबला राइट विंगर से है। अच्छा। फिर वहां पे वो भी राइट विंग के साथ वो बड़ा सख्त मुकाबला है। कल तक क्लियर होगा कि फिनलैंड में कौन जीतता है। तो इशू मैं से भी कह रहा हूं कि ये जो इवेंट्स हैं जिनमें ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये इस तरफ आपके इंडिया, आसियान ममालिक, तो आप यहां पर पाकिस्तान के अंदर बेंच कैसा बनेगा? कौन सा जज होगा, कौन सा जज, मतलब आप खुदा का वास्ता, लोग आटे की कतारों में, वो लोगों को आप पूछिए जाके बेंच क्या होता है, तो लोग कहेंगे यार वो जिसके ऊपर खड़े होकर फांसी लगाते हैं वो वाला बेंच कह रहे हैं, वो जो पट्टा होता है वो। भाई बात ये है कि उनको क्या पता कि ये ऊपर हंगर गेम्स क्या हो रहे हैं, लोगों को इश्यूज कुछ और हैं, दुनिया में कुछ और हो रहा है। आप यहां पर लेके हम कहां फंसे हुए हैं। लार्जर बेंच बन जाए तो भी अच्छा, मसला हल हो, फुल कोर्ट बन जाए तो भी अच्छा, 3 रुकनी इख्तियार चीफ जस्टिस का है। बिल्कुल है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन तो कल देखते हैं क्या होता है। वो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना कि इतना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, मैं ये यहां पर सिर्फ, लेकिन ये मैं मुल्की मामला डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सिस्टम जाएगा ना तो जाता हुआ नजर आए, तो फिर आप डिस्कस तो करें ना, वरना मैं तो सारा ये आपको पता है काफी अरसे तक
जो है वो रीजनल इंटरनेशनल को, लेकिन जब जाता हुआ और फंसता हुआ और गिरता हुआ और फंसा हुआ नजर आए ना सारा, वो भी बंद दीवार गली में खड़े हैं, वो भी बंद गली में खड़े हैं, वो भी बंद गली में खड़े हैं, वो भी बंद गली में, ये जुमले सुन रहे हैं ना, सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम फंस गया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। ब्लैक होल से गुजर रहे हैं सारे जी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।